आजाद हिंद सेना ने जब नेताजी का पैगाम लिया, जय हिंद का नारा गूंज उठा, हाथों में तिरंगा थाम लिया। जय हिंद का नारा गूंज उठा, हाथों में तिरंगा थाम लिया। जय हिंद का नारा गूंज उठा, हाथों में तिरंगा थाम लिया। हिंदी आजादी जान गए, भाई को भाई पहचान गए। हिंदी आजादी जान गए, भाई को भाई पहचान गए। वतन के खातिर मरने को जब हमने खुदा का नाम लिया, वतन के खातिर मरने को जब हमने खुदा का नाम लिया। जय हिंद का नारा गूंज उठा, हाथों में तिरंगा थाम लिया। जय हिंद का नारा गूंज उठा, हाथों में तिरंगा थाम लिया। नमस्कार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। आपको पता है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 2022 जो है वो हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव है, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इसी साल एक महान स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म की जो है 125वीं वर्षगांठ है। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ, यानी 2022 जो है उनके जन्म की 125वीं वर्षगांठ है। हमको जो आज़ादी मिली उसमें हज़ारों लाखों लोगों ने त्याग और बलिदान दिया, लोगों ने जानें दी, बड़े बड़े नेता हुए। कुछ को हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बलिदान से देश बिल्कुल ही अपरिचित है। ऐसे हज़ारों लोग थे जिन्होंने देश की खातिर जान दे दी। जलियांवाला बाग में कौन शहीद हुआ हम एक का भी नाम नहीं जानते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, और जिनको हम जानते हैं उनमें भी सभी का मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। ऐसा हमारे बहुत सारे इतिहासकार और विद्वान मानते हैं, और उनमें ही से ही एक हैं सुभाष चंद्र बोस। उनको यश तो काफ़ी मिला है, निश्चित रूप से लोग जानते हैं कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थी। लेकिन फिर भी ऐसा लोग मानते हैं कि मूल्यांकन समग्रता में उनका नहीं हो पाया है। उनके जितने व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम थे उनसे अभी भी लोग परिचित नहीं हैं, और उनके अंदर जो देशभक्ति की ज्वाला थी वो इतनी प्रबल और प्रखर थी कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ही इज़ अ पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, यानी उनकी देशभक्ति पर किसी को भी संदेह नहीं था। विचारधारा से संदेह हो सकता था, गांधी से भी उनके मतभेद थे, और त्रिपुरी कांग्रेस में तो उन्होंने गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सितरमैया को शिकस्त ही दी थी, जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि पट्टा भी की हार मेरी हार। लेकिन इसके बावजूद व्यक्तिगत संबंध गांधी से भी उनके वैसे ही बने रहे, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो आज हम उनके ऊपर ही ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस देशभक्ति का पर्याय, और उस बहस में और इस विमर्श में बल्कि शामिल हैं रामेश्वर नाथ मिश्र अनुरोध, जो कि हिंदी के एक जाने माने कवि हैं, और साथ ही उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक महाकाव्य भी लिखा है। हमारे साथ चरणजीत कौर हैं, जो कि एक आज़ाद हिंद फौज के सैनिक मोहिंदर सिंह की पुत्री हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हरप्रीत सिंह, जो कि आईने के ही सैनिक गुरुदयाल सिंह के पौत्र हैं। आप सबों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले रामेश्वर नाथ मिश्र जी, आपसे ही हम चर्चा शुरू करना चाहेंगे। बहुत संक्षेप में अगर कहा जाए कि आप सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के बारे में बताएं कि कैसे आप उनके व्यक्तित्व का जो है वर्णन और चित्रण करना चाहेंगे, तो संक्षेप में आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर शोध किया है। धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस इस कोटि के नेता थे जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन अभी ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस की तिकड़ी उन दिनों आज़ादी के पूर्व विख्यात थी। नौजवानों के कंठहार दो ही लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का विरुद्ध इन्हें जर्मनी में मिला था। वस्तुतः जन नेता जिन्हें कहा जा सकता है
वो सुभाष चंद्र बोस थे। और यह उपाधि इनके नाम से ऐसी जुड़ गई है कि अलग करके सुभाष चंद्र बोस कहना अच्छा नहीं लगता है, बिना नेताजी लगाए। नेताजी कब नाम में लगा उनके? ये जर्मनी में लगा। कैसे कैसे उसकी क्या कहानी? नेताजी जब यहाँ से पलायन करके माने जिन घर त्यागा, जब 1941 में 17 जनवरी थी, उसके रात में 1-1:30 बजे यहाँ से गए। तो जब पेशावर से काबुल होते हुए फिर मास्को से ये रोम गए और रोम से बर्लिन गए। वहाँ पर कुछ बड़े उत्साही लोग थे, 15-20 नौजवान इनसे इकट्ठे हुए। कोई पढ़ने गया था, कोई इंजीनियरिंग करने गया था, कोई अन्य से जर्मनी में लोग थे। तो वो लोग और कुछ युद्धबंदी थे जो भारतीय ब्रिटिश फौज के लोग थे। उन लोगों ने जब देखा और ये प्रकट हुए, उनको पता, इनका नाम वहाँ चंद्रा बोस था, वो लोग इन्हें चंद्रा बोस कहते थे। लेकिन लोगों ने पहचाना कि ये तो सुभाष चंद्र हैं। तो वहाँ जनता में वो जो सैनिक लोग थे और जो इनसे जुड़े लोग थे, उन लोगों ने नेताजी की उपाधि ने दी जर्मनी में। अच्छा। हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस के साथ वह शब्द जुड़ गया। ये जब इस छोटे थे तब भी माने बच्चों में नेतृत्व किया करते थे, उनका जो है स्वभाव था। हाँ, स्वभाव था। जब बच्चे, हिंदुस्तानी बच्चे दबते होते रहते थे तब भी ये सामने आ जाया करते थे। और एक बड़ा प्रसिद्ध विवाद इनके जीवन का रहा है। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब ये पढ़ रहे थे, उस समय एक अंग्रेज इतिहास के प्रोफेसर थे, ओटेन साहब। तो वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के प्रति, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के इतिहास के प्रति, यहाँ के महापुरुषों के प्रति, और साथ ही जो स्वाधीनता आंदोलन था इसके विरुद्ध बहुत खराब विचार रखते थे, बहुत ही निंदनीय बातें करते थे। तो हिंदुस्तानी जो छात्र थे उनको बुरा लगता था। ऐसे ही कुछ छात्रों ने विरोध किया तो उनको उन्होंने मारा पीटा। तो छात्रों ने बदला लेने का विचार किया। उस समय एक कक्षा प्रतिनिधि छात्रों के नेता थे सुभाष चंद्र बोस। तो परिणाम स्वरूप कुछ छात्रों ने ओटेन साहब से धक्का मुक्की की, कुछ ने उनके ऊपर प्रहार भी किया। एक्सपल्शन भी हुआ था उसमें। हाँ, प्रहार भी किया और गिर भी पड़े। लेकिन नेताजी का उसमें कोई, ये तो मना कर रहे थे, फिर भी ये हुआ। लेकिन नेत्र, एक सच्चा जो नेता होता है वो अपने ऊपर सारे दोष ले लेता है। इनकी कोई संलिप्तता नहीं थी, ये मना कर रहे थे, तथापि इन्होंने कहा कि छात्रों का कोई दोष नहीं है। ये प्रोफेसर साहब ही इस तरह से उत्तेजित करते थे, ऐसे कठोर शब्द कहते थे, इतने घृणास्पद शब्द इनके होते थे कि लोगों को क्रोध आ गया। तो छात्रों का भी मैं नहीं दोष दे सकता, और अगर छात्रों ने कुछ किया है तो उसका मैं दोषी हूँ, मुझे दंडित किया जाए। परिणाम स्वरूप इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। नेतृत्व का गुण इनमें शुरू से था। और देखिए, जब यहाँ से जब ये आए ICS पास करके महात्मा गांधी जी से मिले, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप देशबंधु चित्तरंजन दास से मिलिए, और उनको इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। फिर तुरंत इनको कांग्रेस का सेक्रेटरी बना दिया गया, जनरल सेक्रेटरी। और उसके बाद जब यहाँ चुनाव हुआ था, मेयर बने थे देशबंधु चित्तरंजन दास, तो इनको जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। हाँ, CEO बने थे ये, बाद में मेयर भी बने। हाँ, तो इनके अंदर नेतृत्व का गुण, और इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया था, उसमें इनको जेल हो गई थी 6 महीने की। यानी बार बार जो है तमाम जो है आंदोलन जो हुए वो, उसमें जो है इन्होंने भाग लिया, और लगभग 11 बार इन्होंने जेल यात्राएं की। ये बात तो है ही कि एक सुख सुविधा
की ज़िंदगी बिता सकते थे। आईसीएस में उत्तीर्ण हो चुके थे, चौथा स्थान था। तो उस ज़माने में कलेक्टर का क्या ठाट बाट होता था, या जो आईसीएस अधिकारी थे। लेकिन सफल होने के बावजूद जब पिता का भी दबाव था, जानकीनाथ बोस का, और शरद चंद्र बोस पत्र भी लिख रहे थे कि पिताजी की इच्छा है कि तुम इसी में रहो, तो भी इन्होंने जो है उसको मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, प्रवेश नहीं करूंगा, इसमें मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें एक शपथ लेनी पड़ती थी, वो ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी की शपथ। उन्होंने कहा, आई कैन नॉट टेक द ओथ ऑफ फील्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इतनी जो संकल्प शक्ति उनके अंदर थी, जो दृढ़ संकल्प था कि हमारे लिए देश ही सबसे महान है, और वो बचपन से था। विद्यार्थी जब वो स्कूल में पढ़ते थे उस जमाने से ही, और वो जो था वो आग धधकती रही। तो ये बिल्कुल उनको जो है से एक अलग श्रेणी में रख देता है। और उन्होंने कहा भी है कि व्यक्ति मरेगा लेकिन देश चलेगा, संस्थाएं चलेंगी। इसीलिए व्यक्ति मरता है, मनुष्य महत्व नहीं होता है। महत्व है देश, महत्व है संस्थाएं, और वो इसलिए चलती हैं क्योंकि लोग कुर्बानी देते हैं। लेकिन हम उनके कुछ व्यक्तिगत पहलू के बारे में ऐसे लोगों से बात करें जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देखा है। और हमारे साथ अभी मोगा पंजाब से जुड़े हुए हरप्रीत सिंह, जिनके दादा गुरुदयाल सिंह आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। तो हरप्रीत सिंह जी, आपका स्वागत है। बताइए, आपके दादाजी ने क्या कुछ सुनाया आपको नेताजी के बारे में? नमस्कार जी सर। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, मींस वे आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। वो काले पानी की सजा काट कर आए थे। अक्सर मुझे बताया करते थे, अपने फौजी जब हम बैठते थे बताया करते थे क्या क्या फौज में चलता था, कैसे था। वो अक्सर ही सुभाष चंद्र बोस जी की बातें कर करते थे कि वो एक निडर सिपाही थे, एक सच्चे देशभक्त थे, जो कहते थे वो करते थे। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि एक मॉर्निंग टाइम की बात है कि परेड का टाइम था, परेड चल रही थी। वो नेताजी मुआयना करने आए परेड का। जब वो मुआयना कर रहे थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था। उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, मुझे बुलाकर बोले, तुम्हारी फिटनेस बहुत अच्छी है, तुम्हें और अच्छी करनी है। और उन्होंने अपने नाल सिपाही को बोला, और इसे 2 लीटर दूध सुबह शाम और 2 अंडे सुबह शाम इसकी डाइट में और ऐड कर दें। तो इसे मेरे दादाजी बोले कि मेरी डाइट बता दी थी उन्होंने। जी, और और कोई संस्मरण है क्या सुभाष चंद्र बोस के बारे में? एक बात मुझे और भी है जो दादाजी ने मुझे बताई थी। वो बोल रहे थे कि नेताजी किसी जेल में बंद थे। अब मैं भूल गया हूँ, वो जेल का नाम भूल गया हूँ, काफी पुरानी टाइम की बात है। तो वो बोल रहे थे कि नेताजी जेल में बंद थे, और उसने नेताजी ने जेलर को कह दिया था, तुम मुझे ज्यादा टाइम इस जेल में बंद नहीं कर सकोगे, मैं 7 दिनों में इस जेल से निकल जाऊंगा। और 7वें दिन नेताजी उस जेल से निकल गए थे। तो वो दादाजी बोलते थे, वो जो कहते थे वो पक्का करते थे, अपने इरादों में बहुत मजबूत थे, एक सच्चे देशभक्त थे। हरप्रीत जी, बहुत धन्यवाद। सही बात है, महान व्यक्ति वो होता है जो कहता है वो करता है, और जो नहीं करता है वो कहता नहीं है। हमारे साथ ऐसे ही आज़ाद हिंद फौज के एक और सैनिक मोहिंदर सिंह की पुत्री हैं हमारे साथ, चरणजीत कौर, और उनसे भी हम सुनते हैं कुछ व्यक्तिगत संस्मरण क्या उनके पिताजी बताते थे। चरणजीत जी, बताइए, आपके पिताजी नेताजी के बारे में क्या क्या आपको सुनाया करते थे? हमारे पिताजी बहुत कुछ सुनाया करते थे। भाई ज़्यादातर तो भूल ही गई, लेकिन इतना बताते थे कि जब वो जापान में थे ना, सिंगापुर में थे, सिंगापुर में जब आज़ाद हिंद फौज का वो जो नारा दिया था, दिल्ली चलो, उस टाइम बोले थे हम उधर में थे। उसके बाद फिर जय हिंद का नारा, वो भी बताते थे कि सुभाष चंद्र नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया है। हर टाइम आज़ादी की ही बात बताते थे कि सबसे पहले देश चाहिए, देश का करना चाहिए, देश आज़ादी के बारे में, आज़ादी के बाद जब पढ़ाई, बस 2 ही बात हमारे पिताजी तो यही बताते थे कि सबसे पहले देश को रखना चाहिए, देश के बारे में पढ़ाई, जब पढ़ा लिखा होगा तो देश के बारे में कुछ सोचेगा। तो शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। ज़्यादा था जी। उसके बाद फिर जब वो बोलते थे कि मैं जब
वो लोग मैंने अंग्रेज लोग के साथ जब वो लोग तो उधर में ही थे ना, अब वो लोग के साथ ही बराबर लड़ते थे। उसके बाद लड़ते लड़ते जब जापान वाले ने वो लोग को बंदी बना लिया, फिर 3-4 साल उधर ही रहे। उधर में फिर ये लोग अंग्रेज का सरकार ने वो लोग को भगौड़ा कर दिया। तो हम लोग का जो माँ थी, मेरी मम्मी थी, उसका भी उनको भी कोई पता नहीं था। वो फिर अपना मेरे मामा जी के घर में ही रही, 10 साल रही। वो 10 साल कोई पता सता नहीं लगा कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरे बड़े मामा जी लुधियाना में जाते थे 6 महीना बाद, 6 महीना बाद जाके पूछते थे कि कोई उधर का कोई खबरसार। तब वो पहले 1-2 साल तो 5 रुपये मिलते थे, बोलते थे 6 महीने बाद 5 रुपये लेके आते थे। उसके बाद तो फिर सब बंद हो गया था, फिर कुछ पता सता नहीं। फिर जब 10 साल बाद जब वो आए, आके फिर वो अपने माँ बाप के पास आए, जो मतलब जो मेरे दादा दादी थे उनके पास आके फिर मेरी माँ को संदेशा भेजा, एक आदमी भेजा, जाके बोला कि वो आ गए हैं। तो फिर मेरे घर में कोई भी विश्वास नहीं माना, मेरे मामा मामी कोई भी विश्वास नहीं किया कि सच में है, कि क्योंकि 10 साल हो गए उसका तो कोई पता नहीं। फिर मेरे बड़ा मामा जी आए, आके देख के गए, देखा कि आके सब अपना दोस्त लोग के साथ मेरे फादर जो सब जश्न मना रहे थे, सबको खुशी हुई कि चलो तो जिंदा है। हम लोग तो सब सोच रहे थे कि ख़त्म हो गया होगा। उसके बाद में फिर जब मैं छोटी थी तब हमको बताते थे कि हम बहुत तकलीफ़ काटी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ काटी है, कभी वो जेल कभी वो जेल। उसके बाद कभी लेट के जाना पड़ता था, छुप छुप के जहाँ रहते थे। उसके बाद फिर बोले थे उधर का गवर्नमेंट हमको कसम दिला दिया था कि बोले थे लाल मिट्टी होती थी कहाँ, वो सब ढोते थे, रुई का कपास का। जब मैंने उसमें जो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी की जगह मैंने मेरे फादर लोग ही सब कंधा में लेके ऐसे चलते थे, सब वो जो करते थे काम उधर का जितना जो काम कराते थे सब मैंने बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी की जगह आदमी ही जोतते थे। बोले बहुत ऊपर पहाड़ी में ले जाके मिट्टी पहले इधर से नीचे उठाना, फिर ऊपर मैंने बहुत सी ये कष्ट बहुत काटे। उसके बाद नेताजी के बारे में और क्या बताते थे? उसके बाद बोलते थे जब इधर आए हैं वापस, फिर बोले थे एक बार हमको 7 तालों के अंदर बंद कर दिया था, 700 ताले लगे हुए थे। उसके बाद कौन था, कोई इंडियन इधर में बाहर में शायद कोई अच्छा आदमी था जो बोला था कि 4 आदमी थे। ये 4 आदमी को फिर बोले थे कि हमको, वो रात को बोले थे कि हम कल सुबह सुबह लोग तो आपको निकालेंगे। बोला हम रेंगते 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 बॉर्डर के क्रॉस में आके फिर क्रॉस किया था, इधर आए थे वो। तो जब भी चर्चा करते थे, जब भी करते थे देश के बारे में करते थे, कि बोला नेताजी का, मैंने दिमाग के बारे में बोलते कि नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं, मैंने उसके जैसा कोई आदमी नहीं बन सकता। तो अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएं तो देश का कहाँ से कहाँ चले जाएं, बस उसके बारे में सारा दिन बात बताते थे जब भी बोलते थे। और हम लोग थोड़े छोटे थे, हम लोग को उतना थोड़ी बहुत बुद्धि होती थी, थोड़ा बात सुनते थे फिर खेलने चले जाते थे, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया उस टाइम। तो चलो, अच्छा, मतलब उस समय आपको इतनी समझ नहीं थी, समझ नहीं थी कि हम ये याद रखें। ऐतिहासिक महत्व है कि अभी हमको पता चलता कि नेताजी बोस का कितना महत्व। उस टाइम तो हम जैसे खिलौना होता, बच्चों को थोड़ी बात सुनी, चलो खेलने चले गए, तो ज़्यादा सुनते नहीं थे। मैंने बहुत कष्ट सहे। 20,000 आदमी थे सोने, 20-30 हज़ार में जो ये लोग का, मैंने कैदी लोग थे ना, जो कैदी, तब फिर ये लोग जो एक फौज बनाई थी, जब बोला था नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज जो बनाई थी, बोले छुप छुप के जो हम लोग सब मिलते थे एक दूसरे को, सब अलग अलग थे, अलग अलग जेल में थे, कोई कहाँ थे कोई कहाँ थे। काफ़ी देर जर्मन में, उसमें बर्मा रंगून में भी रहे हैं मेरे, बोलते थे, फिर सिंगापुर में भी रहे हैं। मिश्र जी, आप बताइए, चर्चा हो रही है आज़ाद हिंद फौज की, तो वो तो जित्रा नाम की जगह मलेशिया में वहाँ गठन हुआ था, जो कि मैं वहाँ गया था 1995 में मलेशिया में, तो वहाँ पता चला। और फिर जनरल मोहन सिंह ने जो है वो रास बिहारी बोस को सब कुछ समर्पित कर दिया, और फिर रास बिहारी बोस ने इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। तो आने के बारे में बहुत सारे जो हमारे ही सैनिक थे, और एक तरह से वो अंग्रेज़ों को ये डर हो गया था कि सेना के लोग वहाँ चले जाएंगे, फिर उन्होंने जिप्स कहना शुरू किया, जापानीज इंस्पायर्ड फोर्सेस। आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज के बारे में, गठन से लेकर के आगे तक जो कुछ हुआ उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में आप बताना चाहें? जी, प्रथम बार रास बिहारी बोस की प्रेरणा से और एक और पंजाबी सरदार जी थे,
वो और 2-3 आदमी और थे जिनकी बहुत बड़ी प्रेरणा थी और जिन लोगों ने जनरल मोहन सिंह से संपर्क किया और कहा कि यहाँ पर आज़ाद हिंद सेना का गठन किया जाए और देश की आज़ादी में उसका उपयोग किया जाए। जनरल मोहन सिंह भटके हुए थे, उनके साथ 10-20-25 जो है सैनिक और थे और किसी गांव की ओर चले जा रहे थे। इन लोगों से मुलाकात उनकी हुई, उन लोगों ने रोका और समझाया तो प्रेरित किया तो ये बदले। इन्होंने कहा कि मैं अन्य सैनिकों से बात करता हूँ और अंग्रेज जो सेना नायक थे उन लोगों ने जापानियों को इन लोगों को सौंप दिया था भेड़ बकरी की तरह कि आज से अब हमारे पर तुम लोगों का कोई वो नहीं है नमक हलाली करने का काम, जापानी ही तुम्हारे मालिक हैं और इनकी आज्ञा का तुम पालन करो। तो वे सारे सैनिक जो थे युद्धबंदी हो गए। जनरल मोहन सिंह ने बहुत बड़ा उनके अंदर वक्तृता थी, वाक कला थी, भाषण देते थे तो लोग प्रेरित होते थे। उन्होंने सैनिकों को प्रेरित किया और फिर INA का गठन हुआ, आज़ाद हिंद सेना का। इसके पूर्व आज़ाद हिंद संघ करके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग पहले से स्थापित की गई थी वहाँ पर। वो लोग जो है देश के लिए कार्य कर रहे थे। अब जब ये INA का निर्माण हो गया, गठन हो गया, तो उसके जनरल सर्वसम्मत से मोहन सिंह बना दिए गए। लेकिन ये बड़े अकड़ू किस्म के थे, ये जल्दी किसी की सुनते नहीं थे। परिणाम क्या हुआ कि जापानियों से इनसे टकराव हुआ और उसी समय 2-1 इनके ही जो साथी थे वो जासूसी में पकड़े गए, जो अंग्रेज़ों के लिए जासूसी कर रहे थे। तो उनको जेल में डाला तो ये बहुत नाराज़ हुए मोहन सिंह। परिणाम क्या हुआ कि इनको भी जो है उन लोगों ने कैद में डाल दिया। तो इन्होंने बंदी बनने के पूर्व सेना को ही भंग कर दिया, INA को भंग कर दिया। बड़ा संकट उपस्थित हो गया। लेकिन संक्षेप में थोड़ा, क्योंकि 2-3 और बिंदुओं पर बात लेकिन करेंगे, समय रास कम है। बिहारी बोस और तमाम लोगों ने मिल करके पत्र लिखा सुभाष चंद्र बोस को और जर्मनी से आमंत्रण दिया कि आप यहाँ आए और INA का नेतृत्व कीजिए। नेताजी उसके बाद आए और उन्होंने नेतृत्व संभाला, उसके अध्यक्ष बने और फिर जो है सरकार का गठन किया, मंत्रिमंडल बनाया। उसके जो है सुप्रीम कमांडर और सर्वोच्च सेना नायक भी थे और राष्ट्राध्यक्ष भी थे। नेताजी का बहुत बड़ा गुण ये था कि इनके अंदर जो नेतृत्व की क्षमता थी वो संक्रामक थी। वो देशभक्त लोगों में जैसे स्वयं देशभक्त थे वैसे उसका संचार किया करते थे। आश्चर्य आपको होगा कि यहाँ मलेशिया में जहाँ की चर्चा हो रही है वहाँ जोग जकार्ता है, तो जकार्ता में एक महिला सिंधी रहती थी। वो अरबपति थी, बहुत पैसे उसके पास थे और नेताजी ऐसे ही जा रहे थे, सबसे जो है चंदा ले रहे थे। तो उसने सुना तो बहुत सारा रुपया, गहना, जेवरात और ये सब जो है वो भिजवाई अपने बेटे के साथ कि ले जाओ नेताजी को दो। तो वो गया उनका लड़का, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो माता जी को बोलो कि मैं उनसे खुद मिलने आऊँगा। सुभाष बोस गए वहाँ और मिलने के लिए उनको चरण छू के प्रणाम और माँ कहा सुभाष बोस ने। बुढ़िया रोने लगी और बोली कि वृद्धा तो नहीं थी, प्रौढ़ा थी, ले वो 20 साल का उनका बेटा था और विधवा थी। वो बोली कि हमको भारत माँ कह दिया। उन्होंने भारत माँ के प्रणाम कर गया और बोले कि तुम्हारी माँ ये सब, हमको ये रुपए पैसे और संपत्ति नहीं चाहिए। मैं तो लड़ाई पर जा रहा हूँ, राम लड़ने जाएगा सीमा पर, तो लक्ष्मण के बिना मुझे भाई चाहिए, लक्ष्मण चाहिए। और आश्चर्य आपको होगा, इकलौता पुत्र, करोड़पति अरबपति बेटा, और उसको माँ ने कांपते हाथों से दे दिया। आंसू जब टपके तो नेताजी ने कहा नहीं, रो के नहीं।
तो आंसू को पी करके मुस्कराते हुए उसने बेटे का हाथ थमाया। पर जब धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती वहाँ गए हुए थे, ये गए देखे तो उसके पूजा गृह में 2 तस्वीरें लगी हुई थी। एक तो फ्रेम में की हुई थी और एक अखबार से काट करके थी। तो उन्होंने देखा कि ये जो अखबार की कटिंग है वो तो सुभाष चंद्र बोस की है, और एक जो नौजवान लग रहा है वही इसका बेटा होगा बुढ़िया का। वो वृद्धा माता से उन्होंने पूछा तो कहे कि हाँ मेरे 2 बेटे हैं, सुभाष और ये बड़ा वाला है सुभाष और ये छोटा वाला है मेरा। लेकिन अब क्या कहें, ऐसे ऐसे मांगा तो हमने दे दिया। अब मैं रोज लड़ती हूँ इस बड़े सुभाष से। पहले तो इंतजार करती थी, मेरा लड़का जब लड़ाई मारा गया तो मैंने कहा चलो मेरा एक बड़ा वाला बेटा तो है ही है। लेकिन जब वो भी लौट के नहीं आया तब मैंने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। कि आईएनए का जो सरेंडर हुआ, जो आत्मसमर्पण हुआ, काफ़ी उसमें सैनिक हैं। फिर यहाँ जो कैंप में रह रहे थे वो कई लोग उसमें मारे गए। बल्कि जब इंटरिम सरकार बन भी गई, जवाहरलाल नेहरू मतलब हमारे जो है उस समय प्रधानमंत्री तो नहीं कहते थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइस राय, उस दरमियान भी आईएनए के सैनिकों को फांसी हुई थी। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात रही। बहुत संक्षेप में अगर आप कुछ बोलना चाहें। देखिए, जब ये लोग बंदी बन के आने लगे यहाँ पर तो कांग्रेस तो एक तरह से मुर्दा हो चुकी थी उस समय, और कांग्रेस में एक नया बल, नई ऊर्जा जो है ये आज़ाद हिंद के सैनिकों ने दे दी। जब इनको देहरादून में पंडित जवाहरलाल को इनकलाब, जय हिंद और जो है सुभाष चंद्र जिंदाबाद के नारे लगते हुए सुनाई पड़े, ट्रेन में से वो सब सैनिक भर भर के जा रहे थे जेलों में, तब उनको लगा कि अरे ये तो, उन लोगों ने तब मुद्दा उठाया। लाल किले में मुकदमा चला, किसी को फांसी नहीं दी गई थी। अगर इसके बाहर दे दी गई हो तो अलग बात है। गई थी इस तरह की रिपोर्ट है, लेकिन ये उनको सब तो छोड़ उसमें दिए तो गए थे। जवाहरलाल भी आए थे। हाँ, वो सब अंतिम जो है बार अपना वकील कोट पहन के लड़े, के वेश में हाँ, आए भोला थे। भाई देसाई वो भी। बात सही है, लेकिन ये भी बात है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये कि आईएनए का जो नेतृत्व उनको मिला, तो जो रेजिमेंट बना उन्होंने गांधी के नाम पे, नेहरू के नाम पर, आज़ाद के नाम पर, मतलब गांधी और सुभाष के बीच मतभेद के बावजूद इतनी श्रद्धा गांधी जी के लिए उनको थी कि रेजिमेंट भी बनाया। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हरिपुरा कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि एक प्लानिंग कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि वो गरीबी जो देश में है, जो विषमता जो देश में है, उसको खत्म करना होगा और उसके लिए हमको एक प्लानिंग कमीशन बनाना पड़ेगा। और बाद में जो 1952 में प्लानिंग कमीशन बना तो वो सुभाष चंद्र बोस का जो था, उन्हीं का अपना विचार था, उनकी अवधारणा, उनकी संकल्पना थी वो। और जब अध्यक्ष बनाया प्लानिंग कमेटी का, उसमें जवाहरलाल को बनाया। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद कंसेंसस के लिए कि भाई मतय की होना चाहिए पार्टी के अंदर, ये इस कारण से जवाहरलाल को बनाया। कुछ संक्षेप में बोलिए, फिर चर्चा समाप्त करेंगे। नेताजी बहुत दूरदर्शी थे, और जो देश के प्रति प्रेम, या जो प्लानिंग कमीशन की चर्चा आप कर रहे हैं, जनपद विस्फोट की बात कर रहे हैं, इसको उन्होंने महसूस किया था बड़ी शिद्दत से। जब ये छोटे थे तब भी इनके अंदर करुणा और दया और एक प्रेम भाव था। और ये कभी कभी ये कहते थे कि मुझे महलों में और इतनी हवेलियों में रहने का क्या अधिकार है, मेरे देश की जनता तो, असंख्य जनता जो है गरीबी में मर रही है। मिश्र जी, हमको आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, और हम चर्चा समाप्त करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जो पक्ष था वो था उनके निधन के बारे में, जिसको लेकर के विवाद अभी तक बना हुआ है। 3 आयोग भी बैठाए गए, शाहनवाज कमीशन, खोसला कमीशन और अंत में मुखर्जी कमीशन, लेकिन ये विवाद सुलझ नहीं पाया है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अंग्रेज़ों को धोखा देने के लिए सुभाष चंद्र बोस खुद भी इस तरह की अफवाहें फैला दिया करते थे। एक बार उसके पहले भी एक खबर आई थी, गांधी जी ने श्रद्धांजलि उनकी माता जी को भेजा था, लेकिन 1945 की घटना के बारे में अभी तक विवाद बना हुआ है, क्योंकि साथ में हबीबुर रहमान थे। बहुत कुछ है, लेकिन हम उस पर चर्चा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन इतनी बात तय है कि सुभाष चंद्र बोस के कारण निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के मन में एक भय पैदा हो गया था। लोग कहते हैं कि नेवी के अंदर जो विद्रोह हुआ उसके पीछे भी आईएनए की बहुत बड़ी भूमिका थी, और एटली ने भी कहा कि सुभाष चंद्र बोस का खौफ था कि अंग्रेज़ों को जाना पड़ा। बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस चर्चा को सुना। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।